students, good morning. Welcome to the Saint Angels online class. तो बच्चों अब हम इस क्लास as we are working from home, so we are going to discuss some numericals of class 10 subject physics chapter number 3, that is reflection and refraction. That chapter name is light. तो बच्चों प्यारे बच्चों, हम जैसा कि चैप्टर 3 अब हमारा चल रहा है, तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर 1 और 2 के कुछ एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखने जा रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट के जो चैप्टर है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो कुछ न्यूमेरिकल्स आइए हम करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के भी कुछ क्वेश्चन है वो हम आज करते हैं इस वीडियो में। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी एग्जाम्पल। तो मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल से आपको चैप्टर 1 ले रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं लेता हूँ बैठे वो आपको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, वो आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। नाउ फर्स्ट न्यूमेरिकल इज which uses more energy, ठीक है। कौन सा ज्यादा एनर्जी यूज करेगा? एक 250 वाट टीवी, एक 250 वाट टीवी, ठीक है, इन 1 आवर और 1200 वाट टोस्टर, ठीक है, इन 10 मिनट्स, ठीक है, इन 10 मिनट्स। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा एनर्जी यूज करेगा। हमारे पास एक डिवाइस है 250 वाट का, एक टेलीविजन है, वो उसको 1 घंटे तक ऑपरेट कराते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 1200 वाट का एक टोस्टर है, उसको हम 10 मिनट्स तक ऑपरेट कराते हैं। तो बताइए सेम वोल्टेज अगर दोनों को दिया जाए, अलग अलग वाट के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, तो अलग अलग टाइम के लिए ऑपरेट हो रहे हैं, तो बताइए कौन से ज्यादा एनर्जी यूज करेगा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। इसका देखिए आंसर क्या होगा। आप जानते हो हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड को हम लिखते हैं ई से, दैट इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, पावर ऑफ द डिवाइस इनटू टाइम फॉर व्हिच इट ऑपरेट्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज द पावर ऑफ टेलीविजन? 250 वाट हो गया, इनटू कितने टाइम तक ऑपरेट हो रहा है, 1 आवर। तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा ये? 250 वाट आवर, ठीक है। इसको अगर किलोवाट आवर में चेंज करना चाहते हो तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से डिवाइड होने के बाद ये क्या आएगा, दिस विल बी, ये चेंज हो जाएगा किलोवाट आवर में, ठीक है, kWh यानी 0.25 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर को यूनिट भी बोलते हैं, 0.25 यूनिट्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टोस्टर, अब हम ये तो हमारी थी किसकी, टीवी की, अब हम निकालेंगे टोस्टर की, कितना टोस्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, दैट इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो पावर इनटू टाइम वही करेंगे, पावर कितनी है इसके टोस्टर की, 1200, ठीक है, इनटू टाइम, कितने टाइम के लिए ऑपरेट कर रहे हैं, 10 मिनट्स के लिए। तो 10 मिनट्स को आवर में चेंज करेंगे, ठीक है, घंटे में चेंज करेंगे, तो 10 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम उसको, मिनट्स को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आवर में, तो दैट इज इक्वल्स टू 6 से ये कट जाएगा तो कितना होगा, 200 वाट आवर, ठीक है। तो 200 वाट आवर को किलोवाट आवर में चेंज करेंगे, तो 1000 से इसको भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 0.2 किलोवाट आवर। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? हमारा जो टीवी है वो ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो टीवी कंज्यूम्स या यूजेस मोर एनर्जी, ठीक है, जैसा कि आप दोनों की वैल्यू से देख सकते हो, टीवी यूजेस मोर एनर्जी, अंडरस्टूड, ये ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, अब हम यहाँ नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं सेकंड चैप्टर से लेता हूँ, ठीक है। आपको मैंने दिया, सपोज ये एक नॉर्थ पोल है, ठीक है, जैसा कि एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में हमने देखा था। तो एक पोल पीस था इधर नॉर्थ, इधर दूसरी मैग्नेट का एक पोल है दैट इज साउथ, बीच में सपोज कीजिए
एक वायर करंट कैरिंग वायर रखी हुई है, ठीक है, एक करंट कैरिंग वायर रखी हुई है, दिस इज वायर ए बी कैरिंग करंट आई, ये ए बी एक वायर है विच इज कैरिंग करंट आई। आपको क्या बताना है इसमें, आपको बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्या ये करंट कैरिंग वायर विल दिस वायर एक्सपीरियंस एनी फोर्स केप्ट इन बिटवीन द टू पोल पीसेस। अब आप देखते हो मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ना इस स्पेस के बीच में, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग वायर रखी हुई है, तो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, ये हमने पढ़ा है, दैट इज इक्वल्स टू BIL sin थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या इस AB वायर पर जो करंट कैरी कर रही है I, ठीक है, इस तरह से रखी हुई है हॉरिजॉन्टली इस मैग्नेटिक फील्ड में, will it experience any force? Find the force acting on it. Find the force acting on wire. Find the force acting on wire. तो कितना फोर्स होगा भाई इस पे? तो उसके लिए देखो हम क्या यूज करते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम देते हैं किससे, बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। किससे देते हैं हम, जब भी कोई करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है तो हम उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है उसको देते हैं बाय ए रूल नोन एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल उसको हम देते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है भाई, देखो एक बार और, कि जो हमने अपने लेफ्ट हैंड को, इस लेफ्ट हैंड के फर्स्ट फिंगर को, फोर्थ फिंगर को, सेंट्रल फिंगर को, थंब को, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे के स्ट्रेच करना है, ठीक है। फर्स्ट फिंगर होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, सेंट्रल फिंगर बताएगा आपको करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, और जो थंब आएगा आपको वो बताएगा करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, वो आपको थंब बताएगा, ठीक है। तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसके लिए अप्लाई कीजिए। देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी तरफ है। और आपने केस पढ़ा भी है इसमें, देखो आपने ये केस पढ़ा है, करंट की डायरेक्शन भी इसी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना इस रूल के अकॉर्डिंग। भाई मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, नॉर्थ टू साउथ, इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट या तो इधर होगा या फिर करंट अंदर की तरफ होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही हो, करंट की डायरेक्शन भी इधर ही हो, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे लेफ्ट हैंड रूल। और आपने केस भी पढ़ा था कि जब कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो तो देखो आई और बी के बीच में कितना एंगल बनता है, 0 डिग्री एंगल बनता है ना, करंट भी इसी डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल कितना दोनों के बीच में, 0। और आपने पढ़ा था फोर्स का फॉर्मूला दैट इज इक्वल्स टू BIL sin थीटा। अब यहाँ थीटा कितना है, 0 डिग्री, ठीक है, थीटा कितना 0, sin 0 कितना होता है 0, तो 0 इनटू एनीथिंग 0, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन दिस करंट कैरिंग वायर इज 0 बिकॉज़ इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अंडरस्टूड। तो ये हमारा क्वेश्चन हो, इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके आते हैं बोर्ड एग्जाम में। नाउ अब हम क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, थर्ड क्वेश्चन भी सेकंड चैप्टर से रिलेटेड होगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, एक ये हुआ कंडक्टर AB और एक ये रहा कंडक्टर स्ट्रेट CD, ठीक है, दोनों में देयर आर टू कंडक्टर्स, स्ट्रेट कंडक्टर्स, ठीक है, टू स्ट्रेट कंडक्टर्स, टू स्ट्रेट कंडक्टर्स, ये दोनों स्ट्रेट कंडक्टर्स है, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों का अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, बोथ कैरी इक्वल करंट, बोथ कैरी इक्वल करंट, इक्वल करंट कैरी कर रहे हैं दोनों। सपोज द करंट इन दोनों में कितना है I और इसमें भी कितना करंट है I, ठीक, सेम डायरेक्शन में, इन सेम डायरेक्शन, दोनों का इक्वल करंट है और सेम डायरेक्शन में है, इन सेम डायरेक्शन। आपको बताना है, यहां पर मैं पॉइंट लेता हूं M, ठीक है, जो कि मिड पॉइंट है किसका, इस डिस्टेंस का, लेट द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू कंडक्टर्स इज कितना R, ठीक है, और M क्या है यहाँ पर, मिड पॉइंट ऑफ दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा R/2, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस, इसी तरीके से ये डिस्टेंस भी कितना होगा R/2, ठीक है, R/2 यानी M क्या है यहाँ पर, जो ये M है ये मिड पॉइंट है, ठीक है, M
is midpoint of the distance between two conductors is midpoint, ठीक है। m यहाँ पर मिड पॉइंट है, इन दोनों कंडक्टर्स के बीच का ये जो डिस्टेंस है r, उसका ही मिड पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक भी r/2 और यहाँ से यहाँ तक भी r/2 हो जाएगा, ठीक है। आपको बताना है व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट m। आपको वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है एट दिस पॉइंट m, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको दो करंट कैरिंग कंडक्टर दे रखे हैं, दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है, सेम डायरेक्शन में, स्ट्रेट कंडक्टर है। एक m यहाँ मिड पॉइंट है, इस डिस्टेंस का जो दोनों कंडक्टर्स के बीच का डिस्टेंस है r, उसका m मिड पॉइंट है। आपको बताना है m पॉइंट पर दोनों की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, और उसकी क्या डायरेक्शन अगर होगी तो क्या होगी। तो आपको देखो आंसर, आप जानते हो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जब करंट फ्लो करता है तो उसका एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है अराउंड इट, जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होता है, हमने वो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसका भी अपना करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। अब वो डायरेक्शन क्या होगी उस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की, उन मैग्नेटिक फील्ड की, इस m पॉइंट पर इसकी वजह से और इस कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर क्या डायरेक्शन होगी, उसको हम कौन से रूल से बताते हैं, बाय राइट हैंड थंब रूल। आपको याद होगा राइट हैंड थंब रूल, मैंने आपको बताया था, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है भाई, स्ट्रेट कंडक्टर है अगर आपके पास, तो आपको स्ट्रेट कंडक्टर को राइट हैंड में इस तरह से पकड़ना है कि आपका जो थंब हो वो करंट की डायरेक्शन में हो, फिर जो आपका कर्ल होगा ये फिंगर्स का जो घुमाव होगा, ये कर्ल, ये बताएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो इसके चारों ओर बने हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उनकी डायरेक्शन को ये कर्ल ऑफ द फिंगर्स बताएगा, ठीक है। तो मैं देखो इसके लिए भी अप्लाई करूंगा राइट हैंड थंब रूल, और इस पॉइंट पर क्या डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो पता करूंगा, और इस पे भी अप्लाई, इसके द्वारा भी क्या डायरेक्शन है और क्या वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो भी करूंगा। उससे पहले हमने दो फैक्टर्स पढ़े थे, हमने ये पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, वो मैग्नेटिक फील्ड दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर, ठीक है, ये फर्स्ट फैक्टर था। दूसरा फैक्टर हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस r फ्रॉम द कंडक्टर, यानी ये पॉइंट इस इन दोनों कंडक्टर से जितना ज्यादा दूर होगा, ये पॉइंट इस m पॉइंट इस कंडक्टर से जितना ज्यादा दूर होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वहां पर उतनी कम होगी, ठीक है। इसी तरीके से इस कंडक्टर से ये m पॉइंट जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही इस b मैग्नेटिक फील्ड वहां m पॉइंट पर होगा, ठीक है। इन दोनों फैक्टर्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो देखिए एक टेम्पररी एक फॉर्मूला बनेगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का, कि b दोनों को मिला दे, दोनों को ज्वाइन कर दे, तो दोनों को कंबाइन करने के बाद b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो अपॉन में r जाएगा। यहां से एक कांस्टेंट लगा देंगे इक्वल टू, यहां पर एक इक्वल टू वैल्यू लगाएंगे, तो इक्वल टू जब लगाते हैं तो इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के बाद कांस्टेंट लगा देते हैं, मान लीजिए वो k है, ठीक है, k i अपॉन r। तो ये टेम्पररी फार्मूला हमने बनाया मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू 10th लेवल, ठीक। तो जहां i वहां पे करंट है कंडक्टर के अंदर, r उसका जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो उस पॉइंट का कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, r वो है हमारा। नाउ अब हम दो इक्वेशन बनाएंगे। m पॉइंट पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, ab के द्वारा, ab में करंट अपवर्ड है, ये ab है, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड। तो आप देखो m पॉइंट पर जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे वो ऐसे बनेंगे, तो m पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड, अंदर की तरफ, है ना, ऐसे अंदर की तरफ फील्ड लाइंस जा रही है, फिर पीछे से आ रही है, फिर ऐसे आगे की तरफ आ रही है, और इस m पॉइंट पर एंटर कर रही है इनवर्ड। तो ab की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट m ड्यू टू ab वो कितना होगा, देखो वैल्यू तो देखो ये होगी, इज b इक्वल्स टू कितना होगा, के आई अपॉन r, ठीक है, करंट i है, डिस्टेंस उसका कितना, देखो इस पॉइंट पर कितना डिस्टेंस है इससे r/2, तो यहाँ हम लिखेंगे r/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा b इक्वल्स टू 2 ऊपर चला जाएगा 2ki अपॉन r, और डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड, अंदर की तरफ, ठीक है, डायरेक्शन क्या है इसकी, इनवर्ड। अब हम देखते हैं दूसरा, तो ये डायरेक्शन इनवर्ड है। नाउ सेकंड देखते हैं। उसके बाद देखिए अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर CD, मैग्नेटिक फील्ड एट m, ठीक है, ड्यू टू
CD। अब CD की वजह से अप्लाई कीजिए, CD हमारा ये कंडक्टर है, करंट ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो इस जगह पर, इस पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होता अगर यहाँ निकालते, लेकिन हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछा M पॉइंट पर इस CD की वजह से। तो देखो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, अंदर की तरफ जा रही है लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फिर पीछे से इस पॉइंट पर जो कि लेफ्ट में है ना, उससे बाहर की तरफ निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी फिर ऐसे एंटर करेंगी, ठीक है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी हुई है। तो यानी CD की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा M पॉइंट पर वो कैसा होगा, इट इज, उसकी वैल्यू क्या होगी, B इक्वल्स टू, देखो करंट I है और डिस्टेंस भी M पॉइंट पे इस कंडक्टर से R/2 है, वो सेम रहेगा। तो के आई आर क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस क्या है M पॉइंट का CD से R/2, वो भी R/2 है, तो वो भी कितना होगा 2KI अपॉन R। तो वैल्यू तो दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा अपवर्ड, इसकी वजह से क्या होगा अपवर्ड। अब आप देख सकते हो AB की वजह से जो भी वैल्यू है वही वैल्यू CD की वजह से भी है, तो AB की वजह से जो वैल्यू M पॉइंट पर है मैग्नेटिक फील्ड की, वही वैल्यू CD की वजह से भी है M पॉइंट पर AB की वजह से इनवर्ड है और CD की वजह से अपवर्ड है। यानी कि इस पॉइंट पर मान लीजिए पॉइंट है, यहाँ पर AB की वजह से तो अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, और इस पॉइंट पर CD की वजह से बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। तो दो इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पर लग रहे हैं। जब दोनों इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, जब दो वेक्टर क्वांटिटी इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पर लगेंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, इसलिए नेट, तो नेट क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, वो कितना होगा जीरो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में 2019 में। तो थैंक यू वेरी मच।